press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजू सेन गुप्ता क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जानने के पहले एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि डिमांड हम लोग करते क्यों हैं, क्यों किसी वस्तु का डिमांड करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। डिमांड हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हर वस्तु में जो होता है उसका कैपेसिटी होता है जो हम लोग के वांट्स को सेटिस्फाई करे। क्या होता है, किसी भी वस्तु में ये कैपेसिटी होता है टू सेटिस्फाई आवर वांट। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स में कैपेसिटी होता है टू सेटिस्फाई our wants। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, गुड्स में क्या होता है, गुड्स में कैपेसिटी होता है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने का, जिसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। इसी यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का मांग करते हैं या उस वस्तु का डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग, क्योंकि वस्तु में तो पावर होता है हम लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने का, यूटिलिटी होता है। तो इसी यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए हम लोग उस वस्तु का डिमांड करते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है देखिए, लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ जो वर्ड है लॉ आप सोचिएगा ये तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसमें लॉ क्यों है? क्योंकि लॉ तो जनरली हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सब में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसको भी हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी लॉ है, लेकिन ये लॉ हमेशा काम नहीं आता है। ये लॉ समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, इसीलिए इसका कुछ एजम्पशंस होता है। बस इसी कंडीशंस में ये लॉ फॉलो होता है। ये यूनिवर्सली हर वक्त जो है पूरा होगा ये लॉ, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉ होता है। और इकोनॉमिक्स में भी लॉ होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड को हम एकदम सिंपल और आसान वर्ड में समझ लेंगे। ऐसे तो लॉ ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन डिमांड, एंड देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड। मतलब क्या होता है इसका, कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, an inverse relation between price and demand। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, P is inversely proportional to 1 by Q। ठीक है, P is inversely proportional to, ये प्रोपोर्शनेट का साइन है, 1 by Q। इससे ये पता चल रहा है, यही एक्सप्लेन कर लेंगे, P बढ़ेगा Q घटेगा, P घटेगा Q बढ़ेगा। क्या, there is an inverse relation between price and demand। ठीक है, यहाँ बता दे रहा है, ये प्राइस सोच लीजिए और ये डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस राइज होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, घटेगा। प्राइस घटेगा, डिमांड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या समझ में आया, इसका डिफिनीशन तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन
other things remains constant, quantity and quantity demanded for a commodity decreases with a rise or increase in price. ठीक है, क्या लिखे हैं? When other things remains constant, quantity demanded for a commodity increases with a fall in price, and vice versa भी इसको कर सकते हैं, या यहाँ हम पूरा लिख दिए हैं समझने के लिए कि and quantity demanded for a commodity decreases with a rise or increase in price. ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देंगे एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अब इसका एक शेड्यूल बना लेंगे और इसका एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ एक चीज़ और बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ जो लिखा गया है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग इसके पहले पढ़े हैं डिमांड फंक्शन में कि dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e पढ़े हैं। तो इसमें अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब होता है कि px तो चेंज होगा क्योंकि ये तो लॉ बता रहा है कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ जो ये टर्म है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, ये सारा चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए। ये सब अगर चेंज होगा तो फिर ये लॉ लागू नहीं होगा और ये लॉ काम नहीं करेगा। इसलिए एजम्पशंस में भी हम इसी बात को लिखेंगे, यहाँ जो लिखा गया है। और अभी इसके बाद पहले ये बता देते हैं, इसका एक शेड्यूल बता देते हैं और इसका एक ग्राफ बता देते हैं। ठीक है, तो पहले लॉ ऑफ डिमांड तो बता चुके हैं, अब उसका शेड्यूल बना रहे हैं। हम आप लोग के सामने में इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग ये समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है उसी को हम याद करें, कॉन्सेप्ट समझिए। हम दूसरा 2 टेबल आपको बताएंगे आज, एक ही साथ 2 शेड्यूल बनाएंगे। बस इतना ध्यान देना है कि वहाँ रिलेशन इन्वर्स होना चाहिए, एक को बढ़ाइए तो दूसरे को घटा दीजिए और पहले को घटाइए तो उस दूसरे वाले को बढ़ा दीजिए, यही ध्यान देना है। तो यहाँ शेड्यूल पहले बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और यहाँ लिख देंगे डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड QX। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि हम बताए हैं कि इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। चलिए इसको घटाते हैं पहले। 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, बस अभी तो हम बताए थे कि यहाँ क्या होता है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q। तो बस इसका चाहे तो इसका उल्टा भी लिख दीजिए, वो भी आपको चलेगा, या तो इसी को 2, 4, 6, 8, 10 कर दीजिए। ये भी बता रहा है कि जब प्राइस 10 रुपया था तो हम लोग 2 यूनिट या 2 किलो या 2 पेन खरीदते थे। जब प्राइस 8 रुपया हो गया तो 4 पेन खरीदने लगे। जब प्राइस 6 रुपया हो गया तो 6 पेन खरीदने लगे। जब प्राइस 4 रुपया हो गया तो 8 पेन खरीदने लगे। जब प्राइस 2 रुपया हो गया तो 10 पेन खरीद। बस ये बता रहा है कि ये जब डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसका एक दूसरा टेबल भी बना के हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता दे रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। प्राइस 1 रुपीज़, 2 रुपीज़,
3 रुपीज़ 4 रुपीज़। और क्वांटिटी क्या करेंगे, कुछ भी ले लेंगे, बस घटाना बढ़ाना है कि पहले 1 रुपया में हम लोग 40 किलो खरीदते थे, 2 रुपया में 30 किलो खरीदने लगे, 3 रुपया में 20 किलो खरीदने लगे, 4 रुपया में 10 किलो खरीदने लगे। बस ये दिखाइएगा कि ये यहाँ देखिए हम डिक्रीज़ करके आपको दिखाए हैं, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ हम उसका उल्टा बता दिया आपको कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसी में से कोई भी एक टेबल का ग्राफ बनाते हैं, दोनों का भी बना सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं। आप एग्ज़ाम में कोई एक बनाइएगा, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस ऑफ द कमोडिटी ले लेते हैं, जो भी कमोडिटी आप मान लीजिए, और इधर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्यू एक्स और ये हो गया पी एक्स, ठीक है। पहला वाला बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 और यहाँ हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है। जब यहाँ से शुरू हो रहा है, जब 10 रुपीज़ था तो कितना पेन खरीद रहे थे, 2, ठीक है। जब 8 रुपीज़ हो गया प्राइस तो कितना पेन खरीद रहे हैं, 4, ठीक है। जब 6 रुपीज़ था तो कितना खरीद रहे हैं, 6, 4 रुपीज़ में 8 पेन खरीद ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 2 में ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व DD, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल और ये हो गया कर्व। अब इसका एजम्पशंस बता रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे एजम्पशंस में जो डिमांड फंक्शन में पढ़े हैं, जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, उसमें से प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी को हटा दीजिएगा और बाकी सारा पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए, अगर बदलेगा तो क्या होगा, वो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा यहाँ पे। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा हम लोग यहाँ पर पढ़े थे टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस रिमेन्स सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, जितना है उतना ही रहे। और लास्ट हम लोग पढ़े थे एक्सपेक्टेशंस, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी भविष्य में चेंज होने का उम्मीद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका एजम्पशंस। अब इसके बाद इसका आता है लॉ का एक्सेप्शंस। अभी हम आपको बताए थे इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सोशल साइंस है। ये इसका लॉ जो है वो हर स्थिति में लागू नहीं होता है, किसी किसी केस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये अभी हम एक्सेप्शंस बताएंगे कि कब कब ये लॉ लागू नहीं होगा। देखिए ये यहाँ 2 टर्म है, एक है आपको एजम्पशंस और एक है एक्सेप्शंस। इस दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है, ये एजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को
डिमांड को इंटैक्ट करने के लिए है, जब ये चालू हो, लागू हो। किस लिए है? लागू होने के लिए ये सब होना चाहिए। और एक्सेप्शंस क्या होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो देखिए बता रहे थे क्या, एजम्पशंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जहाँ इंटैक्ट होता है, लागू होता है। और एक्सेप्शंस क्या होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसलिए इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक्सेप्शंस बता रहे हैं। देखिए एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी सिचुएशन में, वो 3 सिचुएशन हम बताएंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, जो ये स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है, ये नहीं हो करके अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में जो हम ये बताए थे कि इन्वर्स रिलेशन होता है, वो हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में निगेटिव रिलेशन था, पहले झगड़ा था दोनों में, और अब क्या हो गया? दोस्ती हो गया है। तो दोनों में क्या हो गया है? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। इसको सबसे पहले जो है, इस थ्योरी को गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन किए थे, इसके बारे में बताए थे, इसीलिए इसको गिफेन्स पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वो गुड्स आता है जिसके प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। गिफेन पैराडॉक्स में कौन सा गुड्स आता है? वो गुड्स आता है जिसके प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि उनका जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। तो पहला हम उसी से शुरुआत कर दे रहे हैं एक्सेप्शंस में, गिफेन पैराडॉक्स या गिफेन गुड्स। ठीक है, इसका एक्सेप्शंस में 3 है। गिफेन गुड्स है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है और इग्नोरेंस है। गिफेन गुड्स क्या होता है? गिफेन गुड्स वैसा इंफीरियर गुड्स होता है जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। क्या होता है? ये इंफीरियर गुड्स होता है, घटिया क्वालिटी का सामान होता है या घटिया वस्तु है जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें जब आदमी का इनकम बढ़ता है तब उसको वो नहीं खरीदता, जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता, इनकम कम रहता है, तब आदमी उसको खरीदता है, इसलिए इसका इनकम इफेक्ट क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसका प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इसका दाम बढ़ जाता है, घटिया सामान का अगर दाम ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग उसको अच्छा समझते हैं, और दाम बढ़ेगा तो क्वालिटी अच्छा होगा तो दाम तो बढ़ेगा ही, तब उसका डिमांड लोग करने लगते हैं। इसलिए इसको गिफेन गुड्स में रखा गया। ये इंफीरियर गुड्स है जिसका इनकम इफेक्ट निगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जैसे कि महंगा गाड़ी, ज्वेलरी और दामी कारपेट, ये सब जितना चीज़ है जिसको देख करके लोग अमीर लोग खरीदते हैं, जो कि उनकी प्रतिष्ठा को बताता है कि दरवाज़ा के सामने अच्छा दामी गाड़ी लगा है तो उनका स्टैंडर्ड, तो इसलिए ये सब चीज़ का दाम ज़्यादा ही होता है और ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग इसका डिमांड करते हैं। इस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता है, यहाँ प्राइस ज़्यादा रहने की वजह से ही लोग इसका डिमांड करते हैं। अगर कल दिन ये चीज़ सस्ता हो जाए तो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। तीसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के केस में क्या होता है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है। वो एक हेल्दी साउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होता, इसलिए उसको पता नहीं होता है कि उसको करना क्या है, कैसे इस लॉ को लागू करना है, या दाम बढ़ने पर उसको करना क्या चाहिए, कम दाम होने पर उसको क्या करना चाहिए। ये 3 इसका एक्सेप्शंस है। यहाँ इसका 4 एजम्पशंस लिखे हैं। एजम्पशंस क्या होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। एक्सेप्शंस कहाँ होता है? क्या होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? फेल हो जाता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बताएंगे आपको वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ क्यों होता है, क्यों उसका निगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।